यस सर। ओके, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं क्लास। ये 2015 में आया क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट्स के बाद में वो स्टेटमेंट्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं वो हमसे पूछा है। गीता का स्टेटमेंट है, नरेश हैज बिकम ए बेटर बॉक्सर सिंस ही स्टार्टेड मेडिटेशन। नरेश एक अच्छा बॉक्सर बन चुका है क्योंकि उसने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। और राधा का स्टेटमेंट बोलता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब जो गीता का स्टेटमेंट था उसको निगेट करती है, मतलब कि वो सही नहीं है, जो आपने बोला है वो बात सही नहीं है, इम्पॉसिबल, ऐसे नहीं हो सकता कि मेडिटेशन से कोई बॉक्सर है वो बेटर नहीं हो सकता। फिर आगे वो अपनी बात ऐड करती है, अ बॉक्सर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इज हिज एग्रेसिवनेस। ठीक है, राधा ने गीता के स्टेटमेंट को निगेट किया जिसमें बोला था कि नरेश हैज बिकम ए बेटर बॉक्सर सिंस ही स्टार्टेड मेडिटेशन। तो राधा बोलती है इम्पॉसिबल, जो आपने बात बोली है वो सही नहीं है, इम्पॉसिबल, क्योंकि बॉक्सर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट इज इज एग्रेसिवनेस। ये बॉक्सर के पास है वो एग्रेसिवनेस होनी चाहिए, इसलिए मेडिटेशन से काम नहीं चलेगा। तो राधा स्टेटमेंट, हमें इस स्टेटमेंट की बात करनी है। राधा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स हर बिलीफ दैट, राधा का स्टेटमेंट है वो उसके कौन से बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस गिवन है, मेडिटेशन टेंड्स टू मेक अ पर्सन लेस एग्रेसिव। मेडिटेशन राधा के अकॉर्डिंग, राधा के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसका जो बिलीफ है वो ये कहता है कि मेडिटेशन है वो किसी भी पर्सन को लेस एग्रेसिव बनाता है। बी है, मेडिटेशन हैज लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द पर्सन हु प्रैक्टिसाइज इट। मेडिटेशन का बहुत कम या फिर ना के बराबर इफेक्ट पड़ता है जो व्यक्ति इसको करता है। सी है, नरेश वॉज अ पुअर बॉक्सर अर्लियर बिकॉज ही वॉज नॉट अग्रेसिव एनफ। डी, नरेश वुड नॉट हैव टेकन टू मेडिटेशन एज ही वॉज ए बॉक्सर। तो नरेश वुड नॉट हैव टेकन टू मेडिटेशन एज ही वॉज ए बॉक्सर। नरेश बॉक्सर था इसलिए उसने शायद मेडिटेशन नहीं किया होगा। तो डी का तो कोई रिलेवेंस ही नहीं। नरेश वॉज अ पुअर बॉक्सर अर्लियर बिकॉज ही वॉज नॉट अग्रेसिव एनफ। मेडिटेशन हैज a little or no effect on the person who practices it. Meditation tend to make a person less aggressive. हमें इनमें से ये दो स्टेटमेंट मेडिटेशन के बारे में है, दो नरेश की क्वालिटीज के बारे में है। तो आप बताओ कि राधा का जो स्टेटमेंट था वो उसके कौन से बिलीफ, मतलब राधा के स्टेटमेंट से उसका कैसा बिलीफ है वो रिफ्लेक्ट होता है। राधा ने इस स्टेटमेंट को इम्पॉसिबल बताया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। गीता ने बोला था कि नरेश ने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया इसलिए वो एक अच्छा बॉक्सर बन गया। राधा ने बोला कि इम्पॉसिबल, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। बॉक्सर की जो एसेट है वो एग्रेसिवनेस है। तो इट मीन्स राधा क्या कहना चाहती है कि मेडिटेशन से व्यक्ति लेस एग्रेसिव होता है, कि मेडिटेशन से पर्सन वो एग्रेसिव कम होता है, जबकि बॉक्सर की जो क्वालिटी है वो एग्रेसिवनेस होना है। इसलिए गीता का स्टेटमेंट राधा के लिए इम्पॉसिबल लग रहा था उसको, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। क्यों होगा ये, क्योंकि राधा के अकॉर्डिंग एक बॉक्सर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है वो एग्रेसिवनेस है। राधा के अकॉर्डिंग बॉक्सर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट एग्रेसिवनेस है। और गीता का कहना था कि नरेश ने मेडिटेशन स्टार्ट कर लिया इसलिए वो अच्छा बॉक्सर बन गया। तो गीता ने इस चीज को नेगेटिव बताया, गलत बताया, इम्पॉसिबल, यानी कि जो राधा गीता ने बोला है वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, हो ही नहीं सकता। तो वैसा तो हो ही नहीं सकता मतलब कि मेडिटेशन से एग्रेसिवनेस कम होती है, इसलिए नरेश मेडिटेशन करके अच्छा बॉक्सर बन गया, ये बात तो हो ही नहीं सकती। तो राधा का क्या बिलीफ था कि मेडिटेशन टेंड्स टू मेक अ पर्सन लेस एग्रेसिव। तो मेडिटेशन एक पर्सन को लेस एग्रेसिव बनाती है,
इसलिए नरेश को मेडिटेशन बन सकता, ये बात इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब बल मतलब एक बिल्कुल ही नहीं हो सकता, असंभव, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसमें बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो स्टेटमेंट टू में थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि हैज लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द पर्सन हु प्रैक्टिसेस इट, इसका उससे कोई लिंक नहीं है। सर ठीक है, यहाँ पे अगर इम्पॉसिबल ना दिया रहता तो क्या सेकंड ऑप्शन हो सकता था? अगर इम्पॉसिबल वर्ड वो नहीं बोलती और फिर वो आगे नॉर्मल स्टेटमेंट बोलती कि ए बॉक्सर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इज हिज एग्रेसिवनेस, तो हम राधा के स्टेटमेंट से ये कंक्लूड नहीं कर पाते कि वो गीता के स्टेटमेंट को गलत बता रही है क्या। फिर तो इसका भी अपना एक जनरल स्टेटमेंट है और एक गीता का भी अपना नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो फिर तो हम इसमें से क्या कंक्लूड कर पाते हैं? हमें पता ही नहीं लगता कि राधा ने गीता की बात को यस बोला है, एक नो बोला है, एक इम्पॉसिबल बोला है, एक पॉसिबल बोला है। इसने इम्पॉसिबल उस बात को बोला है, इट मीन्स उसने ये बात बोली है कि राधा की जो लाइन है वो टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, वैसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसने प्रेशर दिया उस लाइन पे, इम्पॉसिबल वर्ड का यूज करके उसने जो स्टेटमेंट वन को ओवरराइड किया, एकदम उसको ओवरटेक कर लिया कि वैसा नहीं हो सकता, उस स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया। अगर इम्पॉसिबल नहीं होता और सिंपल स्टेटमेंट होता है बॉक्सर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इज हिज एग्रेसिवनेस, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, एक ये सिंपल स्टेटमेंट है। तो फिर हम मेडिटेशन और एग्रेसिवनेस में कोई लिंक नहीं बता पाते। दोनों स्टेटमेंट है, फिर तो एक दोनों अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स है, तो हमें नहीं पता कि मेडिटेशन और एग्रेसिवनेस में क्या लिंक होता, वो हम नहीं बता पाते। ओके सर, क्लियर। या तो राधा ने उसको इम्पॉसिबल बता दिया, तो हमें लगा कि राधा कहना चाहती है कि मेडिटेशन से एग्रेसिवनेस नहीं आती, मेडिटेशन से जस्ट ऑपोजिट होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसमें तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तीन स्टेटमेंट्स है, फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स, यानी स्टेटमेंट्स देके फिर हमसे कंक्लूजन पूछा है कि कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ये है कि आइदर ए और बी आर ऑफ द सेम एज, या तो ए और बी है वो सेम एज के हैं, और ए इज ओल्डर देन बी, या फिर ए है वो बी से बड़ा है। इट मीन्स इन दोनों को एक साथ लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ए है वो बी से ओल्डर है, या फिर ए की एज है वो बी के इक्वल है। ऐसा मेरा स्टेटमेंट वन बोलता है। स्टेटमेंट टू कहता है आइदर सी और डी आर ऑफ द सेम एज, यानी सी और डी या तो सेम एज के हैं, या फिर डी इज ओल्डर देन सी, डी है वो सी से बड़ा है, डी है वो सी से बड़ा है, यानी कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। स्टेटमेंट तीन है कि बी इज ओल्डर देन सी, बी है वो सी से बड़ा है, बी है वो सी से बड़ा है। तो अब बताओ, तीनों को एक साथ लिखता हूँ तो ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, इसको यूज कर लिया, और एक मेरा है डी इज ग्रेटर देन सी। मतलब मैं एक साथ तो लिख नहीं सकता, दो मुझे फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन सी। अब डी सी से बड़ा है, हमें डी और बी के बारे में कोई अजाम करनी है कि इन दोनों में क्या लिंक है, तब तक हम तीनों स्टेटमेंट्स को एक लाइन में नहीं लिख सकते। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शन है कि ए इज ऑल्डर देन बी, मैं श्योर नहीं हूं ना, ए इक्वल भी हो सकता है या फिर ऑर्डर भी हो सकता है, दोनों ही बात है। तो कंक्लूजन का मतलब होता है कि जिसमें आप कंफर्म हो। तो ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से ऑल्डर भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, सेम एज का भी हो सकता है, तो मैं इसको 100% इस कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकता।
बी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, नहीं, बी और डी के बारे में दोनों में कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है कि बी और डी में क्या रिलेशनशिप। तो मुझे जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो उसका मैं कंक्लूजन भी नहीं निकाल सकता। ठीक है, डी इज ओल्डर देन सी, फिर डी ओल्डर देन भी है सी से, और इक्वल भी केस बन सकता है, डी बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। दोनों की सेम एज हो सकती है, डी बड़ा भी हो सकता है। जिस स्टेटमेंट में श्योरिटी नहीं है वो गलत कंक्लूजन है। ए इज ओल्डर देन सी, हाँ, ए और सी का आप देखोगे तो वहां पे क्लियर साइन है कि ए बी से भी बड़ा है, तो फिर सॉरी, बी है वो सी से बड़ा है, तो डेफिनेटली ए बी सी से बड़ा ही होगा, ए इज ग्रेटर देन सी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसको मैं श्योरली कह सकता हूँ, ये सर्टेन आंसर है कि ए इज ओल्डर देन सी। इसमें डाउट नो सर। है ना। कंक्लूजन हमेशा वही होगा जो परफेक्टली सही होगा। जैसे इक्वल टू साइन आ गया, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बन गई कि ए बड़ा भी है और ए बराबर भी हो सकता है। जहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन गई वहां पे उस स्टेटमेंट को हम गलत मानेंगे, क्योंकि वो सर्टेन कंक्लूजन नहीं है। ठीक है, ये 17 में यहाँ भी स्टेटमेंट्स गिवन है, फिर हमसे कंक्लूजन पूछा है। तो एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट है ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, जितने भी कलर्स है वो प्लीजेंट है, यानी सुखदाई है। सम कलर्स आर प्लीजेंट, सेकंड स्टेटमेंट बोल दिया, इसने ऑल कलर को बोला है, इसने बोला कि कुछ कलर है वो प्लीजेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है नो कलर इज प्लीजेंट, कोई भी कलर है वो प्लीजेंट नहीं है। फोर्थ है सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, कुछ रंग है वो प्लीजेंट नहीं है। कुछ है कुछ नहीं है, सभी है और कोई भी नहीं है। पहले में है कि सभी कलर है, फिर है कुछ कलर है, फिर बोलता है एक भी कलर नहीं है प्लीजेंट, फिर बोलता है कुछ कलर नहीं है। गिवन दैट स्टेटमेंट फोर इज ट्रू, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। हमें क्या गिवन है, हमें स्टेटमेंट फोर को ट्रू मानना है। तो ये वाला स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रू है। बाकी स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो कुछ तो रॉन्ग होगा उसमें, कि स्टेटमेंट भी एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी गिवन है। हमें केवल स्टेटमेंट फोर को ट्रू मानना है, द गिवन दैट स्टेटमेंट फोर इज ट्रू। इसलिए केवल पूरा क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उसमें काफी लंबी इंफॉर्मेशन लिखी होती थी कि गिवन स्टेटमेंट को आपको ट्रू मानना है, भले ही वो कॉमन सेंस से थोड़े डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसमें सभी स्टेटमेंट्स वो ट्रू बोलते थे। तो कभी कभी क्वेश्चन में एक आध स्टेटमेंट को ट्रू बोलते हैं, बाकी उसके बेसिस पे ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट फोर है वो उसको ट्रू मानना है, फिर उसके बेसिस पे हमें व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड, अब बताना है कि कौन सा डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन ट्रू है, अब हमें बताना है कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू कंक्लूड कर सकते हैं इन तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में। ऑप्शंस में 1 2 3 ये सब है। तो फोर्थ को ट्रू मानते हुए बाकी तीन का जज करना है हमें, और डेफिनेट कौन सा वो बताना है। तो ट्रू इन्फॉर्मेशन ये है कि सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। मान लो ये कलर है, ये वाला पोर्शन मान लो प्लीजेंट नहीं है, नॉट प्लीजेंट, और ये प्लीजेंट है, ऐसे मान लो। अब पहला स्टेटमेंट बताओ, पहले स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट बोलता है ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, अब ये इन्फॉर्मेशन ट्रू नहीं है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। अब स्टेटमेंट फोर ये बोलता है कि सम कलर्स, यानी कि सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, बाकी यस है। पहला बोलता है कि ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, ये कलर का डायग्राम है, तो पहला गलत हो गया ना, कि अगर यस मेरा सर। फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पहला बोलता है कि ये सर्किल में आगे सारे कलर है वो प्लीजेंट है, जबकि क्वेश्चन ये बोलता है कि इतना प्लीजेंट नहीं है, ये नॉट वाला एरिया, तो सारे कलर्स तो प्लीजेंट नहीं है। स्टेटमेंट वन फॉल्स है। स्टेटमेंट टू बोलता है कि सम कलर्स आर प्लीजेंट,
ये ठीक है सर। सम कलर्स आर प्लीजेंट। स्टेटमेंट 3 को देखो। हाँ, स्टेटमेंट 2 सम कलर्स आर प्लीजेंट है, ठीक हो जाएगा क्योंकि कुछ नहीं है तो फिर कुछ है ये इंफॉर्मेशन, तो सम वर्ड लगा होता है तो फिर पॉसिबिलिटी है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, पर हमें वो बताना है जो डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं हम। तो हम पहला तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि फॉल्स है ना। सेकंड बताओ यस सम सर। कलर प्रेजेंट, इसको मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ क्या कि ये फॉल्स है या ट्रू है। सम कलर्स मुझे नहीं पता वो कौन से सम कलर्स की बात हो रही है, वो यहाँ वाला सम कलर्स भी हो सकता है, ये वाला सम कलर्स होगा तो फिर इसमें प्लीजेंट नहीं है, इसमें लूंगा तो इसमें प्लीजेंट है, इधर लूंगा तो ये सारे अनप्लीजेंट है। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है कि नो कलर इज प्लेजेंट। थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया ना, डेफिनेटली फॉल्स हो, क्योंकि थर्ड नो कलर तो नहीं है इसमें, सम नहीं है तो इसमें कुछ तो है जो प्लेजेंट है। तो पहला डेफिनेटली फास्ट है, थर्ड डेफिनेटली फास्ट है, सेकंड ट्रू भी हो सकता है कुछ केसेस में, कुछ केसेस में फॉल्स भी हो सकता है ना। मुझे सम कलर्स कौन से उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। अब बताओ डेफिनेटली कौन सा बोल सकता हूँ मैं। तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि मैं स्टेटमेंट फर्स्ट 1 ऑप्शन। एंड 3 आर फॉल्स। अब ऑप्शंस भी इसमें ऐसे हैं कि 1 एंड 2 आर ट्रू तो गलत है, 1 ट्रू है ही नहीं, 3 इज ट्रू, ये 3 फॉल्स है, 2 इज फॉल्स, ये डेफिनेट कुछ नहीं कह सकता, 2 फॉल्स भी है 2 ट्रू भी है, 1 इज फॉल्स ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसमें डाउट नो सर। है ना। फॉर्मेटिंग थोड़ी क्वेश्चन के अलग कर दी, इसने 4 स्टेटमेंट बोल के फोर्थ को बोल दिया ट्रू है, अब आप बाकी 3 को जज करो, उसमें भी जज करके बताओ कि डेफिनेटली कौन सा कंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है।